नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मामला और उलझता जा रहा है। इस इस्तीफे के पीछे एक बड़ा कारण यह माना जा रहा था कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का जो नोटिस विपक्ष ने दिया था उसे धनखड़ साहब ने मंजूरी दे दी थी और इस वजह से यानी उच्च सदन में राज्यसभा में जो धनखड़ साहब राज्यसभा के सभापति थे उन्होंने मंजूरी दे दी थी, विपक्ष के नोटिस को मंजूरी दे दी थी और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कुनबा नाराज हो गया था, मंत्रिमंडल नाराज हो गया था। धनखड़ साहब गए तो इस नोटिस को भी राज्यसभा में खारिज किया गया। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने शुक्रवार को यानी कल बताया कि लोकसभा में इस पर पहले प्रक्रिया शुरू होगी। अब आज कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ लोकसभा में शुरू करने की बात करके दोहरे रवैये और पाखंड का परिचय दिया है। इस बारे में आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया देश के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सरकार शर्मिंदगी से बचने के लिए यह कह रही है कि राज्यसभा में प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है, जबकि इस प्रस्ताव के मिलने का उल्लेख तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में आसंदी से किया था और ऐसे में कानून के मुताबिक इस प्रक्रिया में उच्च सदन की भी भूमिका होनी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है यह समझना, यहां पे बात सिर्फ जगदीप धनखड़ साहब की नहीं है, बात आगे के पूरे आगे की सियासत की है और उसमें इस बाइट को सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए जरा। एक और मुद्दा है कि ये द्विदलीय मल्टीदलीय साथ लेके चलने की कभी भावना नहीं रही इस सरकार की और सत्तारूढ़ पार्टी की। हम अकेला जो एक अहम है, जो अहंकार है, यही द्योतक है, यही है इन सब चीजों की, इन सब एक्शंस की, अजीबोगरीब एक्शंस का कारण। और सरकार ने एक प्रकार से एक संस्थापिक तोड़फोड़ की है, इंस्टीट्यूशनल सैबोटाज किया है और संविधान का उल्लंघन किया है। ये कल वाले वक्तव्य द्वारा ये प्रक्रिया अवरुद्ध की है जो सहयोग और साथ दोनों हाउसेस को लेकर चलने की कानून में लिखी हुई है। यह आज नहीं बनी, पहले से बनी हुई है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को उदार दिल से ऊपर लेता है ये कानून और आप इसको नष्ट करके क्रश कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, संवैधानिक विघटन पैदा कर रहे हैं। बायपार्टिजानशिप का द्विदलीय मल्टीदलीय भावना का तो सोच भी करना इस सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी से एक गलती होगी। एक छठा या सातवां खतरनाक परिणाम मैं चाहूंगा कि न हो, इससे उभर के आता है। इस प्रकार के बचपने, अहंकार, ईगो, नियंत्रण, कंट्रोल फ्रीक अप्रोच से क्या सरकार ने कभी सोचा कि क्या आप कोई रास्ते या कानूनी कोई भूल चूक नहीं दे रहे हैं जस्टिस वर्मा की प्रक्रिया को? आप जानते हैं कि जस्टिस वर्मा की प्रक्रिया चुनौती दे रही है इन सब चीजों को। उनका भी अधिकार है, मानव अधिकार है चुनौती देने का, चैलेंज करने का। उनके वकील तैयार खड़े हैं। तो इस प्रकार के एक विरोधाभास को पैदा करके स्टैट्यूटरी कमिटी की नियुक्ति के विषय में क्या आप उनको, जस्टिस वर्मा को, जानबूझकर या अनजाने रूप से एक अतिरिक्त हथियार दे रहे हैं चुनौती देने का? क्या आप लूप होल छोड़ रहे हैं जिससे कि बाद में वो स्टैट्यूटरी कमिटी को, जो इतने बड़े सर्वदलीय समर्थन के साथ लगभग 800 एमपीस के साथ हो सकता था, उसको कोई कहीं कोर्ट कचहरी में भविष्य में निरस्त कर दिया जाए? क्या यह आपका उद्देश्य है? ये जाहिर है कि न्यायपालिका को कोई भय नहीं है, चुनौती नहीं है जनता से या संसद से। अगर न्यायपालिका के सिद्धांतों, चाहे वो भ्रष्टाचार विरोध हो, चाहे जवाबदेही हो, उन सिद्धांतों को खतरा है
तो वो खतरा आज कार्यपालिका, इस सरकार की कार्यपालिका से आ रहा है। इसके अलावा एक 8वां बिंदु है जो एक खाली कागज पे हस्ताक्षर का कैंपेन था। ये खाली कागज पे हस्ताक्षर का कैंपेन न जस्टिस वर्मा के विषय में था, न जस्टिस यादव के विषय में था, होना जहां चाहिए उनके विषय में नहीं था। वो तो एक और तीसरा प्रस्तावित, भविष्य का प्रस्तावित इंपीचमेंट मोशन की तैयारी की जा रही थी। इसलिए आज ये जानना आवश्यक है कि उस दिन क्या हुआ सरकार के गलियारों में, माननीय राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में और धनखड़ जी के अचानक इस्तीफे में। हमारा मानना है कि इसमें एक राजनीतिक एग्जिट है, एक राजनीतिक आवागमन है जिसको लपेटा गया है, कैमोफ्लेज किया गया है एक संवैधानिक झूठ के अंदर। यह सच्चाई है उस दिन की। तो सुन रहे थे आप यहां पर थोड़ा लंबा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह कह रहे थे। साफ है कि न्यायपालिका को जनता और संसद से कोई भय नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के सिद्धांतों को बीजेपी सरकार की कार्यपालिका से खतरा आ रहा है। इसके अलावा पॉइंट यह भी था कि इसके अलावा खाली कागज पर हस्ताक्षर का जो कैंपेन था, ये सारी बातें कांग्रेस कह रही है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह रहे हैं, उनकी बातों को दोहरा रहा हूं कि खाली कागज पर हस्ताक्षर का जो कैंपेन था वो जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव के विषय में नहीं था, बल्कि वो भविष्य में प्रस्तावित इंपीचमेंट मोशन की तैयारी के लिए था। इसीलिए जानना जरूरी है कि राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में क्या हुआ और धनखड़ जी का इस्तीफा क्यों हुआ। यहां पर कांग्रेस कह रही है कि हमारा मानना है कि इसमें एक राजनीतिक आवागमन है जिसको संवैधानिक झूठ के अंदर लपेटा गया है। ये बातें यहां पर बहुत गंभीर बात यहां करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी यानी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने यहां कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं दोस्तों, जिन पर देश का ध्यान होना चाहिए। धनखड़ मामले के अलावा इस पूरे सप्ताह सियासी माहौल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में भी गरमाया रहा। संसद में जिस तरीके से इस पर विरोध प्रदर्शन हुआ है वो देश देख ही रहा है। मोदी सरकार इस पर सदन के भीतर चर्चा न करवाए या विपक्ष के सवाल न सुने, लेकिन जनता के सुनने पर तो वो रोक नहीं लगा सकती। अब तो जनता देख ही रही है कि विपक्ष ने एसआईआर को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। कल आपने देखा कैसे विपक्ष ने एसआईआर को फाड़ के सांकेतिक ही सही, लेकिन सदन के बाहर परिसर में, संसद परिसर में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो फाड़ कर फेंक रहे थे, ये रद्दी की टोकरी में डाल रहे थे। चुनाव आयोग कहता है कि हम इसे पूरे देश में करवाएंगे, लेकिन एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चेतावनी दे दी है कि इसका पुरजोर विरोध होगा। यानी बात साफ साफ आगे बढ़ेगी दक्षिण तक। और एमके स्टालिन यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि आग से मत खेलो। अब सोचने वाली बात यह है कि सत्ता पर बने रहने के उन्माद में क्या बीजेपी इस कदर लिप्त हो गई है कि वाकई आग से खेलने लगी है? क्योंकि सरकार की असलियत आज नितिन गडकरी, जो उन्हीं के यानी मोदी के मंत्री हैं, मोदी के कैबिनेट में हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान जब से सामने आया है तब से थोड़ी सी बात और आगे बढ़ रही है। पहले सुन लीजिए कि नितिन गडकरी ने आखिर कहा क्या है, सुनिए। मैं वैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूँ, चार्टर अकाउंटेंट नहीं हूँ, पर आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ। मैं 5-5 लाख करोड़ के काम बिन पैसे से करता हूँ, तो मुझे पता है कि हाउ टू गेट इट डन। अब मैं नागपुर में, मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। तो फिर अब मैंने, एक व्यक्ति दुबई से आया और उसने मुझे कहा कि दुबई में मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम चलाता हूं। तो मैंने बोला कैसे चलाते हैं? तो अब मैंने ये तय किया कि वो व्यक्ति जो है, हम टेंडर निकालेंगे, 15 साल के लिए जगह देंगे, लाइट हम लगा देंगे, पानी की व्यवस्था, कपड़े बदलने की व्यवस्था, गैलरी करा देंगे,
फिर लॉन वो मेंटेन करेगा, और एरिया के हिसाब से जो भी स्पोर्ट होंगे, जो लड़के खेलने के लिए आएंगे उससे वो मिनिमम फी लेगा महीने की, 500 रुपए, 1000 रुपए। फुकट में कोई सिखाना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो फुकटों का बाजार होता है पूरा हर चीज फुकट में चाहिए। तो राजनीति फोकटों का बाजार है, हर चीज फोकट में चाहिए, मैं नहीं देता फोकट में। गडकरी साहब ने इस तरह अपनी बात तो बता दी, लेकिन जिन 4 साल की बात वो कर रहे हैं वो मोदी सरकार के ही हैं। तो क्या यहां नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है? क्योंकि ये काम वो पहले भी कर चुके हैं। उधर बिहार में चिराग पासवान भी यही कर रहे हैं। आज तो चिराग पासवान ने बाकायदा कह दिया है कि उन्हें इस सरकार में शामिल होने का दुख है। जिस तरह से कानून व्यवस्था के हालात बिहार में हैं, उस पर चिराग पासवान ने यह बात कही है। लेकिन बिहार में सरकार केवल नीतीश की नहीं है दोस्तों, बल्कि बीजेपी की भी है। तो क्या चिराग पासवान बगावत की बात अब थोड़ा और खुलकर कह रहे हैं? और खास बात यह है कि क्या चिराग पासवान की बगावत जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार से है या बीजेपी से भी है? अगर बीजेपी से भी है तो केंद्र की नैया क्या डगमगाएगी? इधर जीतन राम मांझी ने तो चिराग को अनुभवहीन बता दिया है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी वहां भी हैं यहां भी हैं, यानी एनडीए में हैं। लेकिन इस तरह की चिप्पियों से एनडीए की दरारों को अब छिपाया नहीं जा सकेगा, यह समझ आ रहा है। चिप्पी लगाना आप समझते होंगे, नहीं तो फेविकोल जानते होंगे आप। खैर आगे बढ़ते हैं। एनडीए में अब या तो नीतीश रहेंगे या चिराग, अब ऐसी नौबत बन रही है। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी कब तक सरकार के साथ रहेंगे पता नहीं। आप जान ही रहे हैं कि एसआईआर का विरोध पूरे दक्षिण भारत में हो रहा है, तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश कैसे संभालेंगे? आप याद कीजिए कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने पहले ही एसआईआर पर विरोध जताते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। यानी इस मसले पर खुले तौर पर नायडू की पार्टी नाराजगी जता चुकी है। चुनाव आयोग की गलतियों और मनमानी पर आज एक बार फिर उधर राहुल गांधी ने वार किया है। दरअसल राहुल गांधी गुजरात के आनंद में थे, जहां उन्होंने संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर के दौरान उसका उद्घाटन किया और इस दौरान चुनाव आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। जी हां, पक्षपाती होने का, यानी पक्षपाती आयोग या पक्षपाती अंपायर की बात उन्होंने कही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, कई बार बेईमानी कर जाता है, वैसे ही यहां पक्षपाती अंपायर है। तो यह चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ा आरोप है जो राहुल गांधी ने लगाया है और कहा है कि बीजेपी को उसके मुख्य गढ़ यानी गुजरात में हराना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेताओं का उत्साह बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि अगर हम गुजरात में बीजेपी को हरा सकते हैं तो इस पार्टी को हर जगह हराया जा सकता है। तो पहले धनखड़ रहस्यमय तरीके से गए, फिर चिराग पासवान, नितिन गडकरी सब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी बीजेपी और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या मोदी कुछ छिपा रहे हैं, या सवाल उठता है। और दूसरी तरफ विपक्षी दल चुनाव आयोग और मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं। और इन सब के बीच अभी भी सवाल बना हुआ है कि धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह आखिर क्या है। कांग्रेस के दावे में आखिर कितना दम है, जो आज कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें कही हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक नोटिस जिसको स्वीकार कर लिया गया उच्च सदन में यानी राज्यसभा में, राज्यसभा के उस नोटिस को आखिर आप डस्टबिन में क्यों डाल रहे हैं? यहां लीगल पहलू आता है और इसीलिए राज्यसभा सांसद और देश के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी। तीसरी तरफ गडकरी का बार बार अपनी पार्टी और सरकार पर हमला बोलने का क्या मतलब है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए आपको मिलेंगे। देखिए इस वक्त हमारे 2 वरिष्ठ साथी हैं, तीसरा मैं हूं, और धीरे धीरे हमारे तमाम साथी जुड़ेंगे। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रशांत जी आपके पास ही आना चाहता हूं। शुरुआत करते हैं कांग्रेस की पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और धनखड़ साहब को लेकर जो बातें हो रही हैं, और उसके साथ साथ जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव को लेकर जो बात हो रही है, उसमें आपका
मत, आपके विचार और सबसे बड़ी आपका विश्लेषण, सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ साफ साफ अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही है वो सोचने समझने वाली बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कुछ छिपा रही है। ये साफ दिख रहा है, अंडरलाइंड। जी देखिए राजीव जी, धनखड़ जी को लेकर बहुत समय से कुछ चल रहा था, जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उनसे लेकर बहुत दिक्कतें थी। धनखड़ जी का कोई कम्युनिकेशन भी सरकार से नहीं रह गया था। लेकिन जो यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट नोटिस था, उसने एक आखिरी जो वजन रखा जिससे कि चीजें बहुत तेजी से बदल गई। कुछ तो था कि अगले दिन की राज्यसभा और अगले दिन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार नहीं चाहती थी कि धनखड़ हो, और इसी वजह से रात में ही उनका इस्तीफा ले लिया गया और उनको बहुत ही दो टूक तरीके से कह दिया गया कि आपको फेयरवेल भी नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का भी 15 घंटे बाद जो ट्वीट आया वो भी बड़ा एक बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाला है, किस तरह उनका इग्नोरेंस जो है धनखड़ जी का हुआ। तो नाराजगी तो थी, लेकिन धनखड़ जी जो काम कर गए, देखिए उन्होंने सदन के पटल पे बोला है ये बात, और सदन के पटल पे बोला है कि मुझे नोटिस मिला, उसमें नंबर्स थे और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने सेक्रेटरी जनरल को भी निर्देश दे दिया कि वो इस पर कार्रवाई करें। ये हाउस के पटल पे रिकॉर्ड पे है। दूसरी बात टाइमिंग की बात है। एडमिट लोकसभा में भी हुआ, यहाँ भी हुआ, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग पहले थी क्योंकि उन्होंने उसको प्रोसेस कर दिया। लोकसभा में वो प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन अब इसको आप उल्टा नहीं कर सकते, और अगर आप उल्टा करेंगे तो आप एक बहुत ही गलत और गैर कानूनी परंपरा को संसद में डालेंगे जी, जो अभी तक आज तक कभी नहीं हुआ। जिसको कहा जाता है, राजीव जी, हम लोगों ने पार्लियामेंट कवर की है कि अगर कोई चीज संसद की हाउस की प्रॉपर्टी हो गया फिर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यानी जो पटल पर रख दिया गया वो पत्थर की लकीर है। अब केवल मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सदन की कार्रवाई का हिस्सा है। इस चीज का फायदा उठाकर आपकी कोई जवाबदेही नहीं है अदालतों को लेकर, क्योंकि सदन की कार्रवाई का हिस्सा है वो, आप उसमें नाजायज काम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात, इसको नकार सरकार नहीं सकती है कि वो सदन के पटल पे बात वाइस प्रेसिडेंट या सभापति रहते हुए, तब तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ था, रहते हुए अगर उन्होंने कर दिया है तो वो कानून है संसद के हिसाब से। उसको पलटने के लिए अब आपको नए सभापति से कोई रूलिंग दिलवानी होगी और फिर उसका जस्टिफिकेशन होगा कि नंबर्स है तो नंबर्स क्यों नहीं है, क्योंकि 50 की संख्या चाहिए होती राज्यसभा में, लोकसभा में 100 की संख्या चाहिए होती कि जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन उसको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए जी। तो 50 की संख्या तो अपोजिशन की थी, तो इसको कैसे नकार सकते हैं? वो तो हाउस के प्रॉपर्टी है, और वह जैसे मैंने कहा कि अगर इसको करेंगे तो ये विशुद्ध बेईमानी होगी, एक गलत परंपरा आलोकतांत्रिक पड़ेगी और गैर कानूनी होगा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई रास्ता हो सकता है कि निकाल ले इस मामले में भी हस्तक्षेप करने का, क्योंकि इतना बिल्कुल ओपन एंड शट गैर कानूनी, जिसको बिल्कुल दिन दहाड़े जो है जो कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि ये एडमिट हो चुका था, और यही सरकार को की परेशानी का कारण बना कि विपक्ष का प्रस्ताव एडमिट हो गया राज्यसभा में, उसमें सेक्रेटरी जनरल को कह भी दिया गया, वहां पे इम्पीचमेंट मोशन भी हो गया। दूसरी एक बात और है जो कि धनखड़ जी ने कही कि मुझे जस्टिस यादव का भी इम्पीचमेंट नोटिस मिला है, वो दिसंबर 2024 का है,
और उस पे भी एक सिग्नेचर वेरीफाई होना है और वो हम कर लेंगे, ये तो उन्होंने कहा। इसको कैसे कोई आप बिगाड़ सकते हो? तो कैमरे के सामने कहा है, हाउस के पटल पे कहा है, उनके और अगले दिन के मीडिया में वो रिपोर्ट हुआ है, डिजिटल मीडिया में और ब्रॉडकास्ट मीडिया में वो रिपोर्ट हुआ है। तो प्रॉपर्टी है हाउस की जो उन्होंने कहा है, इस पे अगर सरकार कुछ करेगी तो वो बहुत ही गैर कानूनी और लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा के खिलाफ होगा। दूसरा कि जो एसआईआर को लेकर आज एक काउंटर एफिडेविट एडीआर की तरफ से आ गया है और वो काउंटर एफिडेविट में बड़ी चौंकाने वाली बातें, उस पर सेकंड राउंड में जब मैं जी बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड राउंड में हम एसआईआर पे बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में जरा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें भी इम्पीचमेंट की बात यानी महाभियोग की बात, और उसमें सिर्फ निचले सदन यानी लोकसभा में ही इसकी बात क्यों हो रही है, उच्च सभा में बात क्यों नहीं हो रही है, उच्च सदन में बात क्यों नहीं हो रही है, यानी राज्यसभा में बात क्यों नहीं हो रही। दो और साथी हमारे जुड़ गए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक जो बाद में जुड़े हैं उनका भी, जो पहले जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है। डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी और आज साफ साफ कांग्रेस ने यहां एक बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि चूंकि यह मामला और इंपीचमेंट का, महाभियोग का इंपीचमेंट मोशन को लेकर जो नोटिस विपक्ष ने दिया था उसको जगदीप धनखड़ साहब ने स्वीकार कर लिया था, उसके बाद उसको आप अस्वीकार कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं और किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि हम इसको निचले सदन में इस पर चर्चा करेंगे। इसके मायने साफ साफ हैं कि कहीं ना कहीं संवैधानिक प्रक्रिया को, न्यायिक जवाबदेही को और आप उससे बाहर निकलने की कोशिश, उसको दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, संवैधानिक प्रक्रियाएं, संवैधानिक परंपराएं, संसदीय परंपराएं, ये सब दिन ब दिन मोदी राज में धूल धूसरित होती जा रही। ऐसा कोई मौका नहीं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार छोड़ते जब देश की 70-75 साल से चली आ रही परंपराओं को भी वे मानने से इनकार कर देते हैं। परंपराएं वे होती हैं जो सचमुच में लिखित में न हो लेकिन चली आ रही, लेकिन नरेंद्र मोदी उससे आगे, एक कदम आगे बढ़कर जाते हैं और जो लिखित प्रावधान है उनका भी उल्लंघन करते हैं। कांग्रेस ने जो बात कही है उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण बात अभी प्रशांत जी ने जोड़ी है, मैं उसे उससे भी ज्यादा गंभीर मानता हूं, क्योंकि बीजेपी सरकार और आरएसएस को उस दूसरे न्यायमूर्ति के खिलाफ महाभियोग आना नागवार गुजर रहा था, जिसने ये कहा था भरी सभा में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, कि ये देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। यानी हाईकोर्ट के जज की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति साफ साफ ये कह रहा था कि इस देश को संविधान से नहीं चलाया जाना है, बहुसंख्यकों की मर्जी, वैसे इन्वर्टेड कॉमा में पढ़ना चाहिए, मन मर्जी से चलेगा, मनमानी से चलेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें तलब किया था, उनसे सवाल जवाब हुए, लेकिन कोई फैसला कुन कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। अगर राज्यसभा के सभापति उनका नाम भी महाभियोग वाले मामले में जोड़ रहे थे तो यह बीजेपी और संघ के लिए, मोदी सरकार के लिए ज्यादा चिंता का सबब था, क्योंकि बीजेपी जो कहती है, मोदी सरकार जो अनकहे कहती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस मूल विचार पर चलती है कि यह देश संविधान से नहीं चलेगा, बहुसंख्यकों की मनमर्जी से चलेगा, उसका जो व्यक्ति ढिंढोरा पीट रहा था, डंके की चोट पर कह रहा था, अगर उसके खिलाफ महाभियोग आता तो संघ अपने भीतर कितनी असहजता अनुभव करता है इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और सरकार खुद भी ये मानती कि उसके भापू बने हुए लोग भी अगर महाभियोग के जरिए हटाए जाएंगे तो वो अपने लोगों को कैसे बचा पाएगी। दूसरी बात जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है कि निचले सदन और उच्च सदन में बहस कराने में सरकार
प्राथमिकता लोकसभा को देना चाहती है, सरकार ने उसे नाक का सवाल बना लिया है। उस दिन के जो 3-4 घंटे के घटनाक्रम है, जो चीजें अब तक खुलकर धीरे धीरे आ रही हैं, यद्यपि ये सब कयासबाजी है डॉक्टर साहब। जब तक खुद जगदीप धनखड़ आकर ये न कहें कि उन्हें किन मंत्रियों ने क्या कहा था, किन लोगों ने उन्हें गेट लॉस्ट कहा था, जो भी कुछ कहा था, जो भी शब्द रहे हो, हमें नहीं मालूम 2 लोगों के फोन पर क्या बातचीत हुई थी, लेकिन जब तक वे खुद न कहें तब तक ये मानना चाहिए कि सरकार ने उनके साथ कोई बहुत ज्यादा बड़ी बदसलूकी की है। क्योंकि अगर मोदी सरकार को यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग आने से, और वो भी राज्यसभा में पहले स्वीकार होने से, इतनी बड़ी असुविधा है, तो कल्पना करके देखिए कि वो यादव जी जो बहुसंख्यकों की मर्जी से देश चलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ जब महाभियोग आता, चर्चा शुरू होती, दस्तखत होते, तब सरकार पर क्या बीतती। इसलिए मैं अब भी मानकर चल रहा हूं, ये सबसे बड़ी वजह सारे लोग मान रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और कारण गिनाए जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से समर्थन वापस लेने की बात, और पता नहीं क्या क्या है, जो मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे। हो सकता है ये सारी बातें बिग ब्रदर सुन रहे हो बैठकर कि धनखड़ साहब किससे क्या कह रहे हैं, और उस बड़े झटके से बचने के लिए ये वाला झटका उन्हें दे दिया गया कि आप कृपा पूर्वक प्रस्थान करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि यहां पर, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहां पे है, जो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि एक पार्टी विपक्ष, और उसमें विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, इसी पार्टी का विपक्ष का नेता भी है राहुल गांधी, और अगर वो पार्टी कह रही है कि यहां किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम इस मामले को, यशवंत वर्मा के मामले को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में चलाएंगे, यानी यहां सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर जगदीप धनखड़ साहब ने विपक्ष के इस नोटिस को, इंपीचमेंट मोशन को, अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया था, और उन्होंने कहा भी था कि मेरे पास वो नोटिस आया है, उस नोटिस को स्वीकार कर लिया था, तो कानूनी तौर पर, वैधानिक तौर पर इसका अब ये वहां पटल पे होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या यहां से कुछ छुपा रही है? और क्या जगदीप धनखड़ के जाने का मुख्य कारण यही है जो प्रशांत टंडन जी पहली रात, जिस रात को इन्होंने इस्तीफा दिया, उस रात को हम लोग 1:45 बजे तक, 12:45 तक लाइव थे, और उस रात प्रशांत टंडन जी उस रात भी कह रहे थे, दूसरे दिन भी हम लोग ब्रेकिंग जब सुबह 10 बजे से कर रहे थे तब भी कह रहे थे मामला यशवंत वर्मा का है। एक ही रट लगाए हुए थे हमारे साथी प्रशांत जी, मामला यशवंत वर्मा का है। और आज कांग्रेस कह रही है कि मामला यशवंत वर्मा का है, और इसलिए कह रही है, बाकी छोड़ दीजिए कौन क्या लिख रहा है, डॉक्टर साहब कौन क्या लिख रहा है इसको छोड़ देते हैं, कि नायडू साहब से कह रहे थे कि तुम इस्तीफा दे दो, सरकार गिरा दो। भाई ये जगदीप धनखड़ साहब थोड़ी सरकार गिराने जाएंगे। जगदीप धनखड़ तो अपने आप को बचा लेते तो बहुत बड़ी बात होती। उनको बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाले अंदाज में उनको निकाल दिया गया और यहां से बाहर कर दिया गया। वो भी निकले नहीं, बेआबरू होकर निकाला गया। इसलिए जगदीप धनखड़ साहब तो राष्ट्रपति की कुर्सी देख रहे थे, इतना ज्यादा झुकते थे, और झुकने पे भी उन्होंने कई बातें कही थी कि देखिए मैं इतना झुकता हूं, मेरी आदत है, बड़ों के सामने झुक जाना चाहिए, छोटों के सामने भी मैं झुकता हूं। सब सुन चुके हैं आप लोग उनके मुंह पे, उनकी जुबानी। इतना ही नहीं, एकलव्य हूं, आरएसएस का एकलव्य हूं, ये सब बातें अब कह चुके हैं वो, हम सुना चुके हैं पिछले एक सप्ताह में आप लोगों को। लेकिन सवाल है कि यहां सरकार जो है वो छिपा रही है। प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहता हूं, और आज कांग्रेस, भले मीडिया के लोग इस मामले को न उठाएं, लेकिन हम यहां उठाने के लिए जिम्मेदार मीडिया पर्सन होने के नाते ये उठाने के लिए तैयार हैं और उठा रहे हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस जो बात कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक मामला अगर उच्च सदन में आया है तो उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं, जबकि उस समय का सभापति उसको स्वीकार कर चुका है, घोषणा कर चुका है, तब कैसे आप स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन ठीक है, यहां उल्टी गंगा बह रही है, यही मान लें प्रोफेसर साहब, यही मान के बैठ जाएं। बिल्कुल राजीव जी, मैं प्रशांत जी की बात से ही शुरू करूंगा। आपने कहा कि देखिए प्रशांत जी पहले दिन से रट लगाए हुए, अरे मैराथन धावक हैं प्रशांत जी, इस उम्र में भी मैराथन दौड़ते हैं, उन्हें मालूम है कि किस पॉइंट से चलना है और कहां तक पहुंचना है। प्रशांत जी की इस उम्र में कोट जो आप किए हैं उसको डिलीट कर दीजिए।
अच्छा। जी हाँ, जी। ये बिल्कुल मैं हमारे साथ इन नेहा शब्दों शुक्ला को जी भी वापस जुड़ गई लेता हैं। हूं। नेहा जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं जान रहा हूं आप कहीं बाहर हैं, कार में हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ी हैं। थोड़ा सा आपके पास थोड़ी देर में आऊंगा। प्रोफेसर रविकांत जी, जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं प्रशांत जी की उस बात से अपने आप को असंबद्ध करता हूं। दूसरी बात जो आपने कहा कि धनखड़ साहब ने तो आरएसएस का एक क्लब होने की बात कही थी। मुझे लगता है कि ये प्रतीक ही गलत इस्तेमाल कर गए धनखड़ साहब। एकलव्य कौन था और क्या हुआ था एकलव्य के साथ? एकलव्य चुनौती किसको दे रहा था? अर्जुन को। तो क्या हुआ बदले में? अंगूठा मांग नहीं लिया गया, अंगूठा काट लिया गया। यह है एकलव्य की कहानी। तो असल में धनखड़ साहब अपनी स्थिति को पहले ही बता गए थे और वही हुआ उनके साथ कि इस्तीफा शुक्र है कि मांग लिया गया या टाइप करके भेजा गया था कि आप साइन कर दीजिए, अदरवाइज तैयार हो जाइए अपीचमेंट के लिए। तो ये तो धनखड़ साहब का। लेकिन एक बात जरूर है कि धनखड़ साहब भले ही कितने भी झुकते हो, लेकिन उनकी कौम लड़ाका है। सतपाल मलिक साहब हो, धनखड़ साहब हो, हम वो कौम जिसको जाट कहते हैं, वो इसका हिसाब किताब जरूर करे। जैसे आज एकलव्य के जो वंशज हैं वो आजकल हिसाब किताब कर रहे हैं, वैसे ही धनखड़ साहब के भी जो समाज है वो हिसाब किताब करेगा आने वाले दौर में। अब जो आपका सवाल था कि साहब उल्टी गंगा बह रही है, अब यहां सीधी कब बही है 2014 के बाद? एक भी सीधी बही हो तो आप बता दीजिए। नोटबंदी क्या था, तालाबंदी क्या था, और अब वोटबंदी क्या है? भाई चुनाव आयोग पहले दिन से, सुकुमार सेन साहब के समय से, नेहरू जी के समय से लेकर के, और हम सब लोग उसी में बड़े हुए हैं। हर चुनाव के पहले हमने प्रचार ये देखा और सुना है कि साहब अपना वोट जरूर दें और मैक्सिमम वोट बनवाएं। लेकिन कहीं ऐसा सुना था कि वोटर लिस्ट से वोट गायब हो जाएं, मरे हुए जिंदा हो जाएं? ये किसी ने एक दिन इस्तेमाल किया था, शायद गर्ग साहब ने, कि ये सरकार जिंदा रहे इसके लिए मरे लोगों को उठाया जा रहा है और उनके फॉर्म पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं, वो वोट डालेंगे आकर के। माने ये सरकार जो है वो मरे हुए लोग बना रहे। और मैं तो लंबे समय से ये बात कह रहा हूं कि 2019 से बीजेपी ने कोई भी इलेक्शन नहीं जीता है, और ये वो पार्टी है जो पहले दिन से संविधान को खत्म करना चाहती है, वो पहले दिन से डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है, वो पहले दिन से डेमोक्रेटिक परंपराओं को खत्म करना चाहती है, वो पहले दिन से इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, वो पहले दिन से इस देश के औरतों के सशक्तिकरण के खिलाफ है, किसानों को, मजदूरों को केवल और केवल जो दैनिक भोगी है 5 किलो राशन वाला, उस आज्ञा पालक समाज में तब्दील करना चाहती है, और सत्ता उसकी फांसीवादी एकाधिकारवादी सत्ता वो चलाए रखना चाहती है। जी मोदी जी कब डेमोक्रेटिक हुए? पहले चुनाव में, इसके बाद कभी नहीं रहे। तो यहां तो गंगा मैया ने बुलाया है, लेकिन चलेंगे उल्टी दिशा में, और इसलिए चलेंगे कि बहुत सोची समझी रणनीति है। मैं ये कतई मुगालते में नहीं हूं कि साहब गलती हो जाती है, ये गलती नहीं है। संविधान को कैसे मटियामेट करना है, क्योंकि मोहन भागवत साहब और उनके पुरखे तो क्या चाहते थे, ऑर्गेनाइजर में क्या लिखा गया था कि मनुस्मृति के आधार पर हमको संविधान चाहिए। जी। और क्यों चाहिए? क्योंकि ये जो दलित, पिछड़े, महिलाएं, ये जो पसमानदा आ गए हैं, इनको वापस वहीं भेजना है।
असली तकलीफ वहां से है। तो ये सरकार कभी भी न तो डेमोक्रेटिक है, न संविधान के अनुसार काम करती है। इसलिए हम ये उम्मीद कर लें कि साहब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो पहले गया तो पटल पर रखा जाना चाहिए, वो नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष जनता के बीच में जाएगी और जनता ही लोकतंत्र में मालिक है, वही फैसला करेगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एसआईआर का मामला और एसआईआर के मामले पे भी हम आएंगे, और लेकिन उससे पहले एक जानकारी ये दे दूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है परसों, यानी सोमवार को 10:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। दोनों जज कौन कौन है जरा आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं और जस्टिस एजी मसीह हैं। इन दोनों जजों की बेंच, और इस बेंच से खुद को अलग कर लिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। खुद को अलग करने का मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां ये 2 जजों की जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह, दोनों की पीठ, दोनों की बेंच इस मामले की सुनवाई 10:30 बजे से करेगी, और उसी दिन सुनवाई एसआईआर पे भी होनी है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर भी सुनवाई होनी है। यानी दिन भर आप हमारे साथ रहने वाले हैं। अभी से सब बुक कर लीजिए, आप समय बुक कर लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ हम चर्चा धनखड़ साहब की कर रहे हैं, और धनखड़ साहब की जब चर्चा कर रहे हैं तो कांग्रेस की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उच्च सदन में यानी राज्यसभा में इस नोटिस को स्वीकार न कर सत्ता पक्ष क्या मैसेज देना चाहता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नेहा शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। नेहा जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। आपने शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कांग्रेस की, और उसमें भी कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधा सिंपल सवाल है कि यहां पर सत्ता पक्ष धनखड़ साहब के मामले में क्या छिपाना चाहता है। दूसरा सवाल यहां पे कि अगर मामला ऑलरेडी वहां था यानी राज्यसभा में था, तो इस मामले को क्या छिपाने के लिए धनखड़ साहब से इस्तीफा लिया गया, और अब लोकसभा में यह मामला यानी इंपीचमेंट का मामला, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जस्टिस वर्मा के मामले को लाकर यहां सत्ता पक्ष खुद को किस ढंग से बचाना चाहता है। नेहा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी आवाज ठीक आ रही है, मैं मूविंग कार में हूँ। बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है जी। तो ये सवाल कई सवाल जब से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आया था तो सवाल पूछे जा रहे थे, और सरकार ने अब जो ये कदम उठाया जिसका जिक्र आपने अभी किया है, ये उन्हीं सवालों का जवाब है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि न्यायपालिका को घेरने का कोई मौका वो गवा दे। अब जगदीप धनखड़ का हृदय परिवर्तन हो रहा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया कि विपक्ष का प्रस्ताव ही राज्यसभा में मंजूर कर लिया। तो ये तो अब उनका हृदय परिवर्तन किस स्तर पर हुआ है, वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, कि किस वजह से उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए औचक जो है इस्तीफा दे दिया। तो ये तमाम सवाल बने हुए हैं। जगदीप धनखड़ पर ही मैं छोड़ती हूँ कि उनकी चेतना जो है कितनी जागृत हुई है, और इसका वो अगर अपने देश के नागरिकों के प्रति थोड़ी भी जवाबदेही समझेंगे तो वो आगे भविष्य में इस बात पर खुलकर बोलेंगे। जैसा सत्यपाल मलिक, और जिसका जिक्र जाट बिरादरी का लेकर अभी थोड़ी देर पहले जो सज्जन बोल रहे थे वरिष्ठ, उन्होंने किया था। क्योंकि चंडीगढ़ में मैं हूँ, तो जाट समाज का पॉलिटिक्स पर कितना प्रभाव है, उनका बर्ताव कैसा रहता है, ये हम सभी भली भांति परिचित हैं। एक दबाव जगदीप धनखड़ पर बना रहेगा। सत्ता की जहां तक बात है, न्यायपालिका को घेरने की, सत्ता ने खुद ही जितने भी सवाल सत्ता की तरफ उठते हैं, अगर मुझे थोड़ा सा मौका दे, मैं अभी मूविंग सिचुएशन में हूँ, तो मैं फिर से कंटिन्यू करना चाहूंगी। लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। ठीक है नेहा जी, दोबारा आता हूं आपके पास, आप तब तक वो ब्रेक ले लीजिए, और दोबारा आता हूं आपके पास, दोबारा आता हूं तब तक। अमलेंदु जी आपके पास आ रहा हूं, और थोड़ा नेहा जी को फिर से जोड़ेंगे थोड़ी देर में। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं, क्या यहां पर कुछ छिपाया जा रहा है देश से भी, जनता से, और खासकर संसद के अंदर जो चल रहा है उस पर, और उसकी पोल खोल रहे हैं यहां पर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जरा इस पर आपकी टिप्पणी।
अभिषेक मनु सिंघवी ने आज बहुत विस्तार से सरकार के जो षड्यंत्र हैं और उनको सबको उधेड़ कर रख दिया है। और षड्यंत्र जो उन्होंने एक बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह के कमरे में जो चल रहा था वो ना तो जस्टिस यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर था और ना जस्टिस शेखर यादव के इम्पीचमेंट को लेकर था, वो भविष्य में किसी और के इम्पीचमेंट को लेकर था। इसका मतलब राजीव जी की उनका इशारा सीधे सीधे है कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ वो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था। अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ था या नहीं था ये तो जगदीप धनखड़ जानेंगे और राजनाथ सिंह जानेंगे, चूंकि वो कहा यह जा रहा है कि सादा कागजों पर दस्तखत कराए जा रहे थे, जो खबर आई थी पहले। तो अभी अगर सादा कागजों पर दस्तखत जगदीप धनखड़ के लिए थे तो जगदीप धनखड़ के खिलाफ इतनी तैयारी सरकार क्यों कर रही थी? जब रास्ता था जो अपनाया गया जगदीप धनखड़ से त्यागपत्र का, वो ले लिया गया और जगदीप धनखड़ ने शराफत से त्यागपत्र भी दिया अपनी बीमारी बताकर। तो फिर सरकार आखिर इस हद तक क्यों बढ़ गई कि सादे कागजों पे दस्तखत किए जा रहे थे और इम्पीचमेंट की तब बढ़ रही थी? तो इसका मतलब राजीव जी की मामला शायद पहले जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच में काफी ज्यादा बढ़ चुका था, तनातनी हो चुकी थी, क्योंकि उनका जो आखिर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है वो जगदीप धनखड़ साहब का, और जिसमें वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री सारी दुनिया में जाते हैं, उनका बड़ा सम्मान होता है, हमारी 30 अर्थव्यवस्था बन रही है, तो मेरा किसान क्यों परेशान है, इस तरह की बात वो कहते हुए सुने जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो इसका मतलब कि जगदीप धनखड़ साहब जो थे वो अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमले करने लगे थे इनडायरेक्ट वे में, कि प्रधानमंत्री का अगर इतना सम्मान हो रहा है तो किसान जो है वो क्यों परेशान है। शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने भरी सभा में पूछ लिया था कि आप यहाँ बैठे हुए जो किसानों से वायदे किए गए थे वो क्यों नहीं हुए। तो इसका मतलब तनाव तो राजीव जी कुछ ना कुछ पड़ रहा था। और पहले तो जो एकलव्य बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अंगूठा मांग ही लिया जाएगा तो शायद अंगूठा बचाने के लिए धनखड़ साहब विद्रोह की मुद्रा में आ गए थे, लेकिन अंगूठा तब भी ले लिया गया चूंकि एकलव्य वो बन चुके थे। तो एकलव्य बनना था तो दस्तूर वो पूरा किया जाना था, तो द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा तो काट दिया। लेकिन जो धनखड़ साहब करने जा रहे थे या नहीं भी करने जा रहे थे, सरकार जो कर रही है राजीव जी, वो एक तो न्यायपालिका को संदेश देने की कोशिश की हम आपकी नकेल कर सकते हैं, दूसरा एक रास्ता राजीव जी ये खोलने की कोशिश कि एक और टकराव की स्थिति न्यायपालिका और संसद के बीच में हो, इसकी भी तैयारी सरकार कर रही है कि ताकि न्यायपालिका को भी बताया जाए कि संसद से कैसे टकराएंगे, और फिर ये कहा जाएगा कि हम तो संसद को सर्वोच्च मानते हैं, विपक्ष जो है संसद को सर्वोच्च नहीं मानता है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कर रही है, विपक्ष तो ही खड़ा हुआ है। तो ये एक रणनीति हो सकती है, चूंकि अगर वो इम्पीचमेंट नोटिस धनखड़ साहब ने स्वीकार कर लिया था तो अब आप उसे खारिज कैसे कर सकते हैं बिना सदन में लाए हुए? जी बिल्कुल, ये कानूनी बोझ है। और अगर सदन के अंदर कुछ चीज होती है तो अब ये रास्ता खुल जाएगा, हालांकि सदन की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करता कोर्ट, लेकिन अगर सदन के अंदर कोई असंवैधानिक चीज हो रही है और प्रक्रिया के बाहर हो रही है तो रास्ता खुलता है। तो क्या ये रास्ता खुलेगा, ये भी आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपके पास आऊं, लेकिन उनसे पहले जरा अभिषेक मनु सिंघवी की एक बाइट सुनाना चाहता हूं जिसमें वो बता रहे हैं कि धनखड़ साहब ने सदन के अंदर कहा क्या था। जरा सुन लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, और न्यायपालिका के विषय में जवाबदेही में भाजपा बिल्कुल ऐसा ही दोहरी दोगली रवैया अपना रहा है। और ऐसा लगता है कि उनकी राजनीतिक डिक्शनरी में, मोदी सरकार की, बीजेपी की राजनीतिक डिक्शनरी में दोगलापन और पाखंड को बोल्ड और अंडरलाइनिंग में लिखा गया है। ये अलग बात है कि गालिब भी आज लागू होता है कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ पार्टियों के लिए। जब गालिब ने कहा था कि निकलना खुल्द से आदम को सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से आदम को सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू करके तेरे कूचे से हम निकले। ये बेआबरू की भी एक कहानी है, सब टेक्स्ट है। दोस्तों, 21 जुलाई 2025 को कांग्रेस ने, अन्य पार्टियों ने कटिंग अक्रॉस लाइंस और विशेष रूप से कांग्रेस ने निर्णायक संवैधानिक एक मोशन पेश किया राज्यसभा में, जो अनौचित्य के विषय हैं जस्टिस वर्मा के विषय में, और ये 63 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा हस्ताक्षर थे।
इसके अलावा जैसा आप जानते हैं उसी दिन 152 लगभग हस्ताक्षर थे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, सामूहिक रूप से सभी पार्टियों के, जो लोकसभा में आए। 63 यहां, 152 वहां। अब जो उस दिन इस मोशन पे उस वक्त के माननीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ साहब ने जो कहा, अध्यक्ष राज्यसभा ने, मैं कोर्ट में बोल रहा हूं, मेरा कोई एक भी शब्द नहीं है, कोट अनकोट, ऑनरेबल मेंबर्स, आई नीड टू इन्फॉर्म यू that I have received a notice of motion to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge. ये कोई मेरा शब्द इसमें एक भी नहीं है, आगे पढ़ रहा हूं उन्हीं के शब्द। आई डायरेक्ट द सेक्रेटरी जनरल टू फाइंड आउट वेदर ए सिमिलर मोशन हैज बीन मूव्ड इन द हाउस ऑफ पीपल, द लोकसभा, एंड दिस इज बीइंग डन फॉर द पर्पस दैट अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 द प्रोसीजर इज डिफरेंट इफ अ मोशन इज प्रेजेंटेड इन वन हाउस or if the motion is presented on the same day in both houses. और इस प्रक्रिया में अंतिम बहुत महत्वपूर्ण है, उसके कुछ ही समय बाद हाउस में, आपके कैमरास हमारी दृष्टि के सामने सबके पास रिकॉर्डेड है, माननीय धनखड़ साहब ने औपचारिक रूप से पूछा कानून मंत्री मेघवाल साहब से कि दूसरा मोशन लोकसभा में हुआ है कि नहीं, और मंत्री महोदय ने उठकर हां कहा। तो ये तो तथ्य हुए। तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ रख रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी जुबानी जो कहा है, और मेघवाल साहब कानून मंत्री, उन्होंने कहा कि दूसरे हाउस में यानी लोकसभा में इसको रखा गया है। यहां से कहानी की शुरुआत होती है, और यही बात, क्योंकि अब सत्ता पक्ष का कहना है कि हम इसको राज्यसभा में नहीं लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे। जरा समझना चाहता हूं गर्ग साहब, ये मामला कैसे यहां पर पेचीदा बनता है, और कैसे यहां आखिर क्यों सत्ता पक्ष राज्यसभा में इस मामले को नहीं ले जाना चाहता है? देखिए, मैं सुन रहा था पूरे दोपहर में, जब ये शाम को लाइव आ रहा था अभिषेक मनु सिंघवी जी का, जी, वो पूरा मैंने सुना, प्रश्नोत्तर भी सुने उसको लेकर, जो भी हुए। उनकी बात से जो निकल कर आया वो ये आया कि अगर दोनों हाउसेस में वो एक्सेप्ट मान लिया जाता है तो जो कमेटी बनेगी वो दोनों सदनों की बनेगी, और प्रधानमंत्री या बीजेपी इसमें सुप्रीमेसी जो है वो लोकसभा की और अपनी पार्टी की चाहती है। तो इसमें पूरा मामला अहंकार का भी है, जो वो सिंघवी जी बता रहे हैं। इसमें मुद्दा ये है कि जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है धनखड़ साहब ने, और पहले किया लोकसभा के या बाद में वो तो मुझे पता नहीं, पर सेक्रेटरी जनरल ने उसको कंफर्म किया, और अर्जुन राम मेघवाल ने भी उसको बताया कि कर लिया है, और अर्जुन राम मेघवाल स्वयं हॉल उसमें उपस्थित हैं राज्यसभा में। उसके बाद ये कहना कि ये सिर्फ लोकसभा में होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो हुकूमत है वो जस्टिस वर्मा को के पक्ष में या विपक्ष में कोई अलग तरह का संतुलन कायम करना चाहती है, जिसमें वो विपक्ष को, राज्यसभा के विपक्ष को भागीदार नहीं बनाना चाहती। 63 मेंबर जो हैं राज्यसभा के जिन्होंने साइन किया है, इन्होंने बताया जी। 152 जो हैं उन्होंने कहा लोकसभा के थे। तो इसमें ये जो, इसमें केवल एक ही चीज मेरे समझ में नहीं आती है, जो 5 दिन क्यों लगाए अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी बात को खोलने में।
21 तारीख को अगर पूरी घटना हुई और 21 की रात से ही पूरा आप देख रहे हैं किस तरह से चैनलों पर और किस तरह से डिबेट्स चल रही हैं धनखड़ साहब के रेजिग्नेशन को लेकर, कारणों को लेकर। अगर ये 22 तारीख को अगर बता देते सिंघवी साहब, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में क्या चेंज हो जाता? 5 दिन बाद वो क्यों बता रहे हैं ये तमाम चीजें? क्या इसलिए कि सरकार अब ये ने कहा कि अब वो लोकसभा में करेगी, इसलिए बता रहे हैं कि ये राज्यसभा में तो ऑलरेडी रिकॉर्ड में आ गया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, कि किसी और कारण से कर रहे हैं? तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो एक बहुत ही जो बताया इन्होंने, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहुत सारी नई जानकारियां भी दी पूरे मामले में, और सरकार के इरादे क्या हैं, न्यायपालिका को लेकर सरकार की क्या मंशाएं हैं, और 2 जजों में से एक जज के को लेकर सरकार की क्या मंशा है। जस्टिस यादव को लेकर आपने शायद उस चीज का जिक्र नहीं किया कि जो मैंने सुना कि जस्टिस यादव को लेकर पूरी तरह से सरकार चाहती ही नहीं थी कि वो भी एक्सेप्ट हो या उस बारे में कोई नोटिस का संज्ञान लिया जाए। तो वो क्या नाराजगी की जड़ वो है जस्टिस यादव का मामला। तो ये हुआ तो ठीक है, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जो आज कहा वो काफ़ी डिटेल में कहा कि जैसे उनके कुछ शब्द थे कि न्यायपालिका को सरकार से खतरा है, मतलब जो बेसिकली जो उनकी बातचीत है या खाली कागज़ पे जो हस्ताक्षर करवाए गए, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, या राजनीतिक झूठ के कवर में जो धनखड़ साहब का जो एग्जिट है, वो नाम नहीं लिया उन्होंने, एक पॉलिटिकल एग्जिट बताया उन्होंने। ये चीज़ें जो बताई उन्होंने काफ़ी अलार्मिंग हैं और देश के लिए काफ़ी चौंकाने वाली है कि देखिए एक्चुअल में राज्यसभा में उस दिन क्या हुआ, कितने बजे हुआ, क्योंकि टाइम को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि समय किस समय क्या हुआ जी। तो वो इनके बातचीत से, सिंघवी जी की बातचीत से देखिए अब कुल मिलाकर जो स्थिति है वो तो बहुत गंभीर हो गई है, और 28 तारीख को पूरा का पूरा कई चीज़ें ऐसी होने वाली है कि उसमें सारे इश्यूज का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा जी। वो ये होगा डिस्ट्रैक्शन कि सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए कि SIR पर बातचीत चल रही है और पार्लियामेंट में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है जी, और वैसे ही राज्यसभा में चल रही है। आप देखें कि ये सारी की सारी चीजें किस तरह से टाइम्ड हो रही हैं, और आप उसमें एक चीज और देखिए राजीव जी कि ये जो चलेगा उसमें धनखड़ साहब गौण हो जाएंगे, भुला दिए जाएंगे। आप इस चीज को गौर करिए कि मंडे के बाद धनखड़ एपिसोड पर कोई बात ही नहीं करेगा। वो आप जो आज कर रहे हैं और आप कल करेंगे जी। बस उतना है। उसके बाद पूरे के पूरे इश्यूज चेंज हो जाएंगे, पूरा डिस्कोर्स जो है हमारी डिस्कशन का या फोकस का। सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग आती है मान लीजिए SIR पर, तो उसको लेकर फिर जो चल रहा है पूरा दिन भर जो चला, खास करके जो स्टालिन ने जो कहा जी, स्टालिन ने बिहार को लेकर कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा
बाकी जगह किया गया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब बिहार को लेकर वो नॉन कमिटल हैं स्टालिन, उन्होंने बिहार में करने की आलोचना की, पर उन्होंने ये कहा कि बाकी जगह अगर किया तो सरकार तो पूरे देश में करने वाली है जी। तो आप अब मंडे से ये हम जो बहस अभी कर रहे हैं वो मंडे को पूरी तरह इररिलेवेंट नहीं हो तो भी पूरा का पूरा उसकी स्ट्रीम बदलने वाली है। और जो पूरा घटनाक्रम है, प्रधानमंत्री जैसे आज आ जाएंगे रात को मालदीव से या आ गए होंगे, तो बहुत हेक्टिक जिसको कहते हैं दिल्ली में बहुत काफ़ी गर्म होगी दिल्ली इस समय और बहुत सारी चीज़ें चलेगी। हमको एक चीज़ देखना है, इतने विरोध के बावजूद बिहार में इतना विरोध हो रहा है चीज़ों SIR को लेके। स्टालिन ऐसा कह रहे हैं, राहुल गांधी ने जो आज वहाँ थे गुजरात में, वो महिसागर का जो एक्सीडेंट हुआ उसके लोगों से मिलने गए थे बड़ौदा में, वहाँ जो कहा उन्होंने तमाम चीज़ें, एक जो कॉन्फ्रंटेशन धनखड़ साहब के कारण कि रेजिग्नेशन से अपोजिशन और सरकार में बन गया है, केवल एक चीज देखने की है, वो ये चीज देखने की है कि सरकार झुकने को तैयार है कि नहीं है। और वो प्रधानमंत्री क्या तय करते हैं आने के बाद, और संसदीय कार्य मंत्रणा में क्या तय होता है कि अपोजिशन के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब दोबारा आता हूं आपके पास, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात सोमवार के लिए, क्योंकि सोमवार को एक साथ सारे जितने भी अलग अलग आयाम हैं खबरों के सारे खुल जाएंगे। आप देखिए संसद के अंदर, उसमें भी लोकसभा में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पे, 10:30 बजे चर्चा होगी जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर, दलीलें पेश की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद उसी समय हो सकता है या उसके आसपास उधर कोर्ट नंबर 1 में जो जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं वहां पे चर्चा होगी SIR पे, यानी 3 मुद्दे एक साथ। और इन सब के साथ साथ जब जस्टिस यशवंत वर्मा की बात होगी तो फिर धनखड़ साहब की बात खुद ब खुद होगी। तो बहुत कुछ है, चारों तरफ बहुत कुछ है। और अभी मैं सोच रहा था जब आप कह रहे थे गर्ग साहब, तो शाम को ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम कैसे करूंगा मैं इतनी सारी चीज़ों के साथ, समझ में नहीं आ रहा है। अभी से मैं चिंतित हो गया हूँ। हमारे साथ नेहा जी जुड़ गई हैं, चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं और एक छोटे से विराम के बाद फिर से जुड़ी हैं। नेहा जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रही थी। और उसमें भी जब धनखड़ साहब की बात हो रही है, आपके बाद हमने एक बाइट भी सुनाई, शायद आप सुन पाई होंगी। वो बाइट थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है कांग्रेस की, अभिषेक मनु सिंघवी की, जिसमें उन्होंने कोट किया है कि सदन के अंदर राज्यसभा में सभापति ने, उस समय के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने क्या कहा था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसको हमको नोटिस मिला है, इम्पीचमेंट मोशन नोटिस जो है वो मिला है, और उसको उन्होंने स्वीकार किया। और उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल साहब खड़े होते हैं, उनसे वो पूछते हैं कि लोअर हाउस में यानी लोकसभा में क्या ये मिला है, तो उन्होंने कहा हाँ मिला है। और उसके बाद सरकार उस चीज को अगर किनारे कर रही है और सरकार साफ साफ, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हम इसको लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में लेके आ रहे हैं। चिंता का विषय यह है। भले 5 दिन, एक बात और गर्ग साहब यहां कह रहे थे कि 5 दिन आखिर क्यों कांग्रेस लगाई इस पूरे मामले को लेकर आने में। हो सकता है दूसरे तीसरे दिन ला सकती थी, जबकि चर्चा का बाजार गर्म था। आज वो गर्म बाजार को थोड़ा सा शांत किया है कांग्रेस ने, लेकिन गर्माहट बहुत है। नेहा जी, आपकी बात। जी, मैं सुन रही थी श्रवण सर को भी, बहुत वरिष्ठ हैं, तो पहले तो मैं नमन करती हूँ सर को। लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है, और जिस तरीके की चिंता आपने 28 जुलाई के लिए जताई है, मैं ये अपेक्षा और आशा भी करती हूँ कि बारिश हो जाएगी तो थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा।
वैसे भी आजकल मानसून जो है अच्छी बरसात भारत वालों के लिए लेकर आया है और लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं वहां पर भी अच्छी बारिश होगी और नई दिल्ली में भी, जहाँ पर काफी सियासी गर्मी और न्यायपालिका के भीतर भी जो है सियासत से जुड़ी जो है, बल्कि न्यायपालिका से जुड़ी भी और चुनाव आयोग से जुड़ी जो गर्मी है, वो भी सकारात्मक जो तरीके से थोड़ी सी ठंडक वहां पर भारत के लोगों के लिए निकल कर आएगी। चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। जहां तक राज्यसभा और लोकसभा की बात है, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बात है, मुझे लगता है कि इन सभी अटकलों में और चर्चाओं के दौर में कुछ हम शायद मिस कर रहे हैं। अगर सरकार को पहले से ही पता था, फोटो भी खिंचवाई जाती है कि लोकसभा में इतने सांसदों ने जो है हस्ताक्षर करके प्रस्ताव सौंप दिया है, फिर राज्यसभा में भी इतने संख्या में सांसदों ने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव सौंप दिया है, तो सरकार ऐसा क्या करना चाहती थी कि प्रस्ताव सौंपने से लेकर फोटो खिंचवाने तक, और उसके बाद राज्यसभा में धनखड़ साहब ने जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में क्या गड़बड़ हो गई जिससे कि सादे कागज पर, कोरे कागज पर धनखड़ को डराया गया। ये तो खैर मुझे लगता है कि भविष्य में ही पता चलेगा, और ये पता सिर्फ चलेगा धनखड़ जी के ही मुंह से निकली हुई शब्दों के जरिए। वही बताएंगे कि मैं पहले भी जब जुड़ी थी थोड़े समय के लिए, तो मैंने कहा था कि जिस बिरादरी से वो आते हैं, जिस समुदाय से वो आते हैं, वो काफी जोशीले प्रवृत्ति के माने जाते हैं। जब अपनी बात कहते हैं तो कई बार जो है उस पर आसपास के वातावरण का जो है प्रभाव भी सीमित ही होता है। लेकिन यकीनन मैं कह सकती हूँ कि अभी इस पूरे प्रकरण में बहुत कुछ निकल कर आना बाकी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये समय पे मैं छोड़ती हूँ कि जिस बात की मुझे आशंका है या फिर ऐसा लगता है कि कुछ हम लोग मिस कर रहे हैं, वो बात जैसा गर्ग सर ने कही है कि 5 दिन का समय क्यों लगाया कांग्रेस ने। कांग्रेस को इन 5 दिनों में किस बात की जो है इससे वो पूरी मुतमईन नहीं थी कि वो आके देश के लोगों के सामने इन बातों को रख सके जो उसी दिन सामने आ चुकी थी। तो मैं बस इतना ही जोड़ना चाहती हूँ। मैं धनखड़ जी से अपेक्षा करती हूँ कि वो भी खुलकर आएंगे और सत्ता के साथ उनका जो अनुभव रहा है सत्यपाल मलिक की तरह, अगर मैं यहाँ पर, वो भी एक जाट समुदाय से आते थे, हरियाणा में हम लगातार जाट समुदाय की जो राजनीति है उसको देखते रहे हैं। SIR की बात है तो SIR को लेकर यही टिप्पणी करना चाहूंगी कि तेजस्वी यादव चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। क्या पूरा विपक्ष इस विकल्प को टटोल रहा है या फिर इस पर गंभीरता से जो है डिस्कशंस चल रही हैं? इंडिया ब्लॉक की बात है, अगर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसकी चिंता सताने लगी है, दक्षिण के मुख्यमंत्रियों को इसकी चिंता सताने लगी है, तो क्या चुनाव आयोग की इस कार्यशैली पर कोई ठोस गंभीर जो है डिस्कशन निकलकर सामने आएगा? क्या जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव की चोरी हो रही है और फिर आप ही उससे बार बार जाके, ये तो ऐसा हो गया ना कि एक चोर है और आप उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं और उसी से कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए। तो मुझे ये सारा जो है ये देश के नागरिकों को एक किस्म के कंफ्यूजन में डालने की तरह लगता है। विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि अगर उसे चुनाव आयोग से लड़ाई करनी है, उसे मोदी सरकार से लड़ाई करनी है, उसे न्यायपालिका के भ्रष्टाचार से लड़ाई करनी है, तो वो अपने इस पूरे आंदोलन से जनता को भी जोड़े। जनता को ये ना कहे कि हमारे साथ चोरी हो रही है, और हमारे साथ चोरी में जो है सत्ता भी शामिल है, चुनाव आयोग भी शामिल है, बल्कि जनता को जोड़े अपने साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि चुनाव के बहिष्कार का विकल्प हम लेकर चल रहे हैं, तो वो शायद गंभीर हैं। वो फिर दो नावों पर चल नहीं सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास। प्रशांत जी, SIR की बात नेहा जी अभी कर रही हैं और आप भी पहले अपने राउंड में कह रहे थे कि सेकंड राउंड में, अब हम जरा SIR की तरफ बढ़ें। SIR को लेकर जो तमिलनाडु के CM ने कहा है, स्टालिन ने जो बात कही है, उन्होंने कहा ये आग से खेलने जैसा होगा। और दूसरी तरफ ADR ने, अभी आप और उसको थोड़ा बताएंगे कि ADR ने एक हलफनामा दायर किया है इस मसले पे, क्या कुछ है ADR के हलफनामे में? और दूसरी चीज़, स्टालिन के इस वक्तव्य को, इस बयान को किस हिसाब से देखा जाए? तीसरी बात महत्वपूर्ण कि उधर बिहार में जहां SIR की प्रक्रिया अब चालू होगी, अभी तो फॉर्म भरा है,
अब चालू होगी, क्योंकि अब आपको दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। और अभी तक लगभग 70,000, 66 लाख, माफी चाहूंगा, 66 लाख से ज्यादा लोग नहीं हैं और उनके नाम काट दिए गए पहले ही, अभी लिस्ट बनी नहीं है। जी देखिए, मैं नेहा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। जो स्टालिन ने कहा है बहुत गंभीर बात है, और उसके पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करने की बात पर भी विचार कर सकते हैं। देखिए, इस लोकतंत्र में अगर विपक्षी पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये कहना पड़ जाए कि वो चुनाव का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं, ये पूरे लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र के लिए, चुनाव आयोग के लिए और सरकार के लिए शर्म की बात है। और ये हम लोगों को सोचना चाहिए राजीव जी, क्योंकि शनिवार को हम लोग थोड़ा बड़ी बैंडविड्थ पे बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी भारत की संवैधानिक लोकतंत्र के केंद्र में है, भारत के राष्ट्र राज्य का अभिन्न हिस्सा है। जनता की जो अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उनका जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू पार्लियामेंट या विधानसभाओं में जाता है, जनता के बीच में जाता है। आजादी की लड़ाई पॉलिटिकल पार्टी से लड़ी। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ट्रांसफर ऑफ पावर के दस्तखत कराए, जो करारनामा हुआ वो सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में हुआ। ये कोई ब्यूरोक्रेट के बीच के साथ नहीं हुआ, ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में करार हुआ। अंग्रेज यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम को हैंडओवर करके गए। और अब पॉलिटिकल पार्टी को अगर चुनाव आयोग कूड़े के डब्बे में फेंकने की बात सोच रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को सुन नहीं रहा है, तो अगर ये नौबत आ गई कि इंडिया गठबंधन ने बिहार के चुनाव का बहिष्कार कर दिया और चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, चुनाव आयोग और मोदी सरकार इतिहास में मुंह नहीं दिखा पाएंगे अपना। ये बिल्कुल वैसे ही होगी बात जैसे आज के जर्मनी में नाजियों को देखते ही लोग क्या किस तरीके की प्रतिक्रिया करते हैं या नाजियों के बारे में क्या सोचते हैं। चुनाव आयोग को इससे डरना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके से तिरस्कार नहीं करना चाहिए जैसा कि चुनाव आयोग कर रहा है, जैसा राजीव कुमार करते रहे और अब ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से इनको समझा भी दिया है। लेकिन उसके अलावा मैं तो बात ऐतिहासिक और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी भारत के राष्ट्र राज्य का अभिन्न हिस्सा है, उसको आप नकार के नहीं कर सकते। अब दूसरी बात जो आज एडीआर ने काउंटर एफिडेविट दिया, मजेदार है। एक तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 65 लाख लोग बाहर हो जाएंगे, आइदर डेड और मिसिंग, जिसमें कि 22 लाख लोग वो कह रहा है मर गए, इस दुनिया में नहीं है। सुनील शुक्ला जी भी ये सवाल उठा रहे हैं तो मैं भी उठा रहा हूँ कि फरवरी मार्च में इसी साल आपका एक फाइनल इलेक्टोरल रोल बिहार का प्रकाशित हुआ, तो और अब आप कह रहे हैं 22 लाख लोग मर गए। तो 4 महीने में ऐसी बिहार में कौन सी महामारी आ गई कि 22 लाख लोग मर गए? कोई ऐसी कुछ बात आ गई बिहार में, कोई उल्का पिंड गिर गया, क्या हो गया? तो ये एक चुनाव आयोग के तमाम सारे झूठ हैं। और दूसरा एक मजेदार जो एडीआर की एफिडेविट में है, चुनाव आयोग ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को बाहर कर दिया। जो 11 डॉक्यूमेंट रखे उसमें जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी रिहायशी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। अब एडीआर का जो एफिडेविट है वो चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से बता रहा है कि 2011 से 2025 के बीच में 13 करोड़ लगभग 14 करोड़
रेजिडेंस सर्टिफिकेट बिहार में दिए गए, जितने मतदाता हैं उससे भी ज्यादा। मतदाता लगभग 8 करोड़ हैं और अब वो घट के जो है उसमें 65 लाख और कम कर दीजिए, उतने मतदाता हैं। 7 करोड़ के लगभग, 7 करोड़ के लगभग, लेकिन उसमें 13.81 करोड़ के रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं, लगभग 14 करोड़ लोगों को। उसके बाद लगभग 9 करोड़ लोगों को, 8.72 टू बी एग्जैक्ट, 8.72 करोड़ को जाति प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, जो बिहार की टोटल जो मतदाता है उससे भी ज्यादा है। तो जिसको कह रहा है कि चुनाव आयोग कि ये जाली बन सकता है आधार और वोटर आईडी और राशन कार्ड, ये फर्जी बन सकते हैं, तो ये फर्जी नहीं तो क्या है? जनसंख्या से ज्यादा वहाँ की वोटरों की जनसंख्या से ज्यादा अगर जाति प्रमाण पत्र हैं और रिहायशी सर्टिफिकेट बट गए हैं बिहार में, ऑलरेडी बट गए, तो ये क्या है? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सोमवार को मामला आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। एफिडेविट में चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम नागरिकता तय करेंगे। कौन सा कानून इनको अधिकार देता है? सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट हैं, हम लोग यहाँ चर्चा कई बार कर चुके हैं उन जजमेंट की। एक इंद्रजीत बरुआ का जजमेंट है और एक लाल हुसैन का जजमेंट है। ये दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करेगा। जिसका ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में नाम है वो माना जाएगा कि वो नागरिक है। अगर किसी को दिक्कत है, किसी को ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन करने वाले को ये साबित करना है कि वो नागरिक क्यों नहीं है, ना कि मतदाता को। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इलेक्शन कमीशन क्या ये जजमेंट को पढ़ नहीं पा रहा है, या वो सिर्फ व्हाट्सएप देखते हैं आईटी सेल के आए हुए? बड़े शर्म की बात है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा था कि आप सिटीजनशिप यानी नागरिकता आप यहाँ तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम जो है वो है गृह मंत्रालय का, और ये काम, और इसने कहा कि नहीं हम नागरिकता, वहाँ खुले तौर पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नागरिकता यहाँ नहीं खोज रहे हैं, नहीं तय कर रहे हैं। लेकिन जब बहस आगे बढ़ी, दलीलें चली, तो एक समय ऐसा आया जब उसने कहा कि हम नागरिकता कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय फिर टोका कि हम लगातार कह रहे हैं आपसे कि आप नागरिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी आप फिर बढ़ गए नागरिकता की तरफ। नागरिकता की बात नहीं, यहाँ आइडेंटिटी की बात है। यहाँ वोटर लिस्ट में किसी का नाम जोड़ना है, यानी कि एपिक कार्ड देना है या नहीं देना, इसकी बात है। ये बार बार उधर जा रहे हैं, और सवाल यही है कि नागरिकता आखिर तय आप नहीं कर सकते। अब परसों फिर जब सुनवाई होगी तो इस पे चर्चा होगी। प्रशांत जी, लाल बाबू हुसैन के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से 1995 में एक बात कही जी। डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथी, तमाम साथी शायद देख रहा हूं मैं, थोड़ा चेक कीजिए क्या दिक्कत है। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ चल रही है, और चर्चा में हम यहाँ आज बात कर रहे हैं। थोड़ा समय ज़रूर ज़्यादा आप लोगों के बीच दोबारा अगर ये तमाम साथी हमारे जुड़ते हैं तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा SIR को लेकर, जो अब सुप्रीम कोर्ट में परसों यानी 28 तारीख को इस पर बहस होनी है, और उस बहस में जो बातें आएंगी वो हम आप तक लगातार तो पहुँचाएंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या इस बहस से कुछ निकल के आएगा, जो दलीलें पेश की जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट। प्रशांत जी प्लीज अपनी बात। हाँ, वो मैं वीडियो कर गया था। तो ये मुख्य बातें हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिसकी सुनवाई सोमवार को करेगा, लेकिन जो चुनाव आयोग है उसने 2-3 बड़ी जो जिसको कहे कि लक्ष्मण रेखाएं पार कर ली है। एक, नागरिकता के बारे में उन्होंने एफिडेविट में अपने कहा था कि हम तय करेंगे। आप कौन होते हैं भाई, आपको कहाँ से अधिकार है? दूसरी बात, जिस तरीके से वो पॉलिटिकल पार्टीज को नकार रहे हैं, जो कि सबसे प्राइमरी स्टेक होल्डर है डेमोक्रेसी का, स्टेट का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का,
उसको चुनाव आयोग कैसे नकार सकता है? जी राजीव जी जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपसे ज़रा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि ये जो 22 लाख लोग मर गए जो इस दुनिया में नहीं हैं, ये तो उस समय आपने नहीं बताया। फरवरी में जब आपने पूरी लिस्ट बनाई है तब आपने नहीं बताया, 24 जून से पहले नहीं बताया आपने, और अब घोषित तौर पे आप कह रहे हैं इतने लोग मर गए अचानक बिहार में। सही बात है, ये तो पूछा जाएगा। मतलब यहाँ बिल्कुल उल्टी गंगा। पहले भी बोल रहा था मैं, बिहार में चूंकि गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, उसके अलावा गंडक है, घाघरा है, कोसी है, तमाम नदियां हैं, आप जानते हैं। यहाँ तो उल्टी बह रही हैं सारी नदियां। डॉक्टर साहब, ये बहुत गंभीर आंकड़ा है, और अगर सचमुच में लोकसभा चुनाव से लेके अब तक के इस वक्फे में इतने लोग बिहार में मारे गए हैं, मर गए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को निश्चित तौर पर एक विशेष टीम भेजकर इस पर शोध करना चाहिए कि बिहार में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोगों की मौत हो गई। प्रशांत जी ने संक्षेप में जिक्र भी किया कोविड महामारी का। डॉक्टर साहब, पहले औपचारिक लॉकडाउन के बाद से नवंबर 2021 तक भारत में भारत सरकार मानती है कि कुल 4,60,000 लोग कोविड की चपेट में आकर मारे गए। आप अनुमान लगा लीजिए, 24 मार्च को शायद लॉकडाउन घोषित किया था प्रधानमंत्री जी ने 2020 में, नवंबर 2021 तक सरकार का आंकड़ा है ये। सरकार ने जो अलग अलग मौकों पर सदन में या बाकी जगहों पर आंकड़े जारी, तो इतनी भयावह महामारी जिसमें 1 साल से 1.5 साल की अवधि में 4,60,000 लोग मरे, और इधर बिहार में अभी जब कोई महामारी नहीं थी, बाढ़ में भी कुछ हजार लोग मरे होंगे, सड़क दुर्घटनाओं में, बीमारी से, घर में हार्ट अटैक से, वहां 22 लाख लोग मर गए। जबकि कोविड के आंकड़े को भी थोड़ा सा हम करेक्ट कर दें, भारत सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया वो बाकी के तमाम शोध और जांच पड़ताल में फर्जी साबित हो चुका है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यह साबित किया है कि भारत में 30 लाख से ज्यादा लोग कोविड के दौरान मारे गए। तो ये अपने आप में एक सबूत है। इसके लिए प्राइमरी का बच्चा, हाई स्कूल का बच्चा भी बता सकता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो दावा कर रहा है कि 22 लाख लोग मर गए, ये पूरी तरह नकली आंकड़ा है। लेकिन प्रशांत जी की एक बात से मैं थोड़ा सा असहमत। वे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को खारिज कर रहा है। प्रशांत जी, पार्टियों को नहीं, एक को छोड़कर बाकी पार्टियों को कर रहा है। एक की तो गोद में ही बैठा है ना। उसका मानना है कि इस देश में सिर्फ एक राजनीतिक दल है, उसी राजनीतिक दल को जितवाना है, उसी को चुनाव लड़ना है, वो जो कहे उसका परिपालन करना है चुनाव आयोग को। आपने जो व्हाट्सएप आता है उसकी बात कही, तो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास, आयुक्त के पास 7 लोग कल्याण मार्ग से, झंडेवालान से, पता नहीं कहां से कोई व्हाट्सएप आता होगा, और उसके बाद वे आंकड़े जारी कर देते हैं कि 22 लाख लोग बिहार में मर गए। वहां से व्हाट्सएप पर आता होगा कि आप नागरिकता का प्रमाण मांगिए लोगों से। तो पराकाष्ठा है दुस्साहस की कि देश की सबसे बड़ी अदालत में भी चुनाव आयोग मुंहजोरी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि हम तो नागरिकता ही जांचे। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां सिर्फ एक पार्टी के हित में, उसके हक में, उसके पक्ष में चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था कुछ भी कर गुजरने पर आमादा है। और अंतिम बात, जैसा कि स्टालिन ने कहा और इसके पहले ममता बनर्जी भी कह चुकी कि हमारे राज्य में, हमारे सूबे में ये सब नहीं होने देंगे। तो आने वाले दिनों में हमारे संघीय ढांचे पर किस तरह के संकट आने वाले हैं कि एक केंद्रीय संस्था जिसका काम पूरे देश में हर राज्य में करने का है, अगर कुछ राज्य उसे अपने यहाँ काम नहीं करने देंगे, वो भी चुनाव संबंधी काम, तो आगे चल के हमारे देश की पूरी चुनाव प्रक्रिया का क्या हाल होगा। जी जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी, फिर नेहा जी आपके पास आता हूँ। क्लोजिंग सिर्फ एक लाइन राजीव जी,
कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने 5 महीने में 41 लाख नए मतदाता जोड़े थे। बिल्कुल। बिहार में 4 महीने में 22 लाख लोगों को मार देता है। ये कारनामा केवल नॉन बायोलॉजिकल ही कर सकता है। चुनाव आयोग भी नॉन बायोलॉजिकल है। जी जी, नॉन बायोलॉजिकल की चर्चा फिर होगी आने वाले समय में, और अगले महीने मतलब सितंबर में, अगला महीना अगस्त है, उसके बाद सितंबर में इस पे होगा, चर्चा होगी। अमलेंदु जी के पास भी आऊँगा, अमलेंदु जी का भी कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर रविकांत जी, मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा हूं। आज की पूरी चर्चा उसके बिना संपन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल की बात हो रही है। 8 अरब लोग इस धरती पर रहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी चुने गए हैं एक ऐसी संस्था द्वारा जिसने 2027 लोगों के सैंपल के आधार पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और मुखिया के रूप में नरेंद्र मोदी को स्थापित किया है। ये आज का सर्वे है। वो संस्था कैसे काम करती है प्रशांत जी और आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो आज नॉन बायोलॉजिकल के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। प्रोफेसर रविकांत जी, SIR आपका कमेंट, और कई बार हम लोग इस पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बहिष्कार होना चाहिए चुनाव का? विपक्ष का देखिए, चुनाव बहिष्कार तो अंतिम विकल्प है। अभी तो डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ी जाएगी और लोग सड़क पर आएंगे इसके लिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर नागरिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये पॉलिटिकल पार्टी के हार जीत का मामला नहीं है। जो वोटिंग राइट लोगों को प्राप्त हुआ और जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, खास करके दलितों के बीच में, कि हमने अब रानियों के पेट की नसबंदी कर दी। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा। तो जो MP MLA बनना है वो वोटिंग के आधार पर बनना है। लोकतंत्र में राजा यही है। और अगर इस वोटिंग राइट को भी चुराया जाएगा और खत्म किया जाएगा, तो जो इस डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें नागरिक होने का, मनुष्य होने का अधिकार मिला, इस संविधान के पहले दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, इनको तो इंसान कहां माना जाता था। उन्हें इंसान होने का अधिकार तो इस संविधान के जरिए मिला। क्या वो खो देंगे? तो मुझे लगता है अभी तो लड़ाई जमीन पर होनी है और चुनाव बहिष्कार तो अंतिम विकल्प होगा। हम ये मान करके चलते हैं कि जो चुनाव आयुक्त हैं वो किसके द्वारा चुने गए हैं, इस सब के बावजूद थोड़ा सा इंसानियत उनके भीतर जागेगी और कहीं संविधान को लेकर के थोड़ी शर्म वगैरह होगी ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे अपनी इज्जत बचाने के लिए। हालांकि वो जहां से चुन के आए हैं, बिना उनके इशारे कि वो कुछ करते नहीं। राजीव जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, जल्दी से, बहुत लंबा वेट आपको करना पड़ा। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है चिराग पासवान का जो रोल है उसको किस हिसाब से देखा जाए? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन आज तो खुले तौर पे कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि मैं बिहार की सरकार के साथ हूं। राजीव जी, चिराग पासवान को दुख ये भी होना चाहिए कि वो केंद्र की सरकार के साथ भी है, तो अकेला एक ही क्यों व्यक्त कर रहे हैं, दूसरा भी व्यक्त करें? तो दुख उनके सारे बाहर निकल कर आना चाहिए। वो अकेला एक ही दुख क्यों व्यक्त करते हैं? तो उनका दर्द, उनके दर्द में हम लोग सब साथ में हैं। उनको दुख बहुत ज्यादा है, उनके दुखों का निवारण होना चाहिए। धनखड़ साहब के दुख का निवारण कर दिया मोदी जी ने, तो अब क्या दूसरे धनखड़ साहब तैयार हो रहे हैं बिहार में पासवान साहब के तौर पे? अब ये देखना हो, आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजीव जी, जो चुनाव बहिष्कार का मसला है, ये चुनाव बहिष्कार असल में कोई हल नहीं है। लोकतांत्रिक लड़ाई है तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाएगी। चुनाव बहिष्कार एक लोकतांत्रिक तरीका भी है, लेकिन कश्मीर में इसके दुष्परिणाम देखे जा चुके हैं। 2% और 3% पर सरकार चुन ली जाती है और जब जनता बहिष्कार करती है तब चुन ली जाती है। तो इसलिए बहिष्कार मुझे लगता है कि इसका कोई वो नहीं है, अंतिम चीज है। बात यही है कि जन आंदोलन, जनता को सड़क पर उतरना होगा। जनता तैयार है, राजनीतिक दलों को उसका नेतृत्व करना होगा। अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो अभी ये भी जल्दबाजी होगी, अभी से घोषणा कर दिया है क्या जन आंदोलन होगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फैसला लेता है, पहले ये देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि
कम से कम अपना जो उसका संवैधानिक दायित्व, सुप्रीम कोर्ट तो उसको निभाएगा। चुनाव आयोग अगर संवैधानिक दायित्व से परे जा रहा है और संविधान की अवहेलना कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी लगाम लगाएगा। लेकिन उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग कुछ करता है तो उसका रास्ता फिर जन आंदोलन है, और जन आंदोलन से अच्छे घबराते हैं। वो चुनाव आयोग हो चाहे मोदी जी हो, जन आंदोलन से दुनिया घबराया करती है। राजीव जी, तख्ते पलट हुए हैं। हमने नेपाल में देखा, राजशाही उखड़ गई, अकेला हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वहां तख्ता पलट गया। तो बेचारे मोदी जी या ज्ञानेश कुमार जी कब तक रोकेंगे? जनता बहुत ताकतवर होती है, और भारत, जैसे मोदी जी खुद कहते रहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है और यहाँ तो हमारी रगों में लोकतंत्र दौड़ता है, तो इतना आसान नहीं है ना मोदी जी के लिए ना ज्ञानेश कुमार जी के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब परसों का इंतजार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें टिकी रहेंगी। नेहा जी, क्या आपको लगता है कि आपसे ही शुरुआत, आपने शुरुआत की थी और आपके पास ही फिर से आ रहा हूं उसी सवाल के साथ, कि बहिष्कार करना चाहिए क्या, खासकर बिहार जैसे राज्य में चुनाव का बहिष्कार? विपक्ष, मुझे लगता है राज्य चाहे कोई भी हो, अगर वहां की जनता के मताधिकार पर डाका डालने की कोशिश हो रही है तो उसी राज्य के नागरिक को ही उठ खड़े होने की जरूरत है। और जब बात विपक्षी दल बहिष्कार की करने लगे तो ये तो सबसे शर्मनाक है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के किसी भी वंचित, सबसे अधिक वंचित बिहार एक पिछड़ा राज्य है, और अगर वहां पर ही वंचितों के जो बिल्कुल संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने दिया था उस पर डाका डालने की कोशिश हो रही है, तो सिर्फ जन आंदोलन क्यों, बहिष्कार क्यों नहीं? बांग्लादेश का यहाँ पर एक उदाहरण मैं पेश करना चाहती हूँ। बांग्लादेश में भी शेख हसीना ने इसी तरीके से 2024 में आम चुनाव कराए। मात्र कुछ पार्टियां जो कि उनकी ही कह सकते हैं बी टीम रही होंगी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्लीन स्वीप मिल गया शेख हसीना को। विपक्ष ने वहां पर भी बहिष्कार किया था। जब आप हर जगह जाते हैं, आप न्यायपालिका हर मुद्दे पर, तो पिछले 10-11 सालों में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट को ही जो है अब वहां से ही न्याय की अकेले उम्मीद लगाने बैठ जाते हैं हम लोग। विपक्षी दल मीटिंग करते हैं, इंडिया ब्लॉक का गठन हो जाता है, पर वहां पे भी बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं। बार बार ये होता है कि जन आंदोलन होगा, लेकिन चर्चाएं होती हैं पर वो चर्चाएं परिणाम तक नहीं पहुंच पाती। तो ये सिर्फ कहने से नहीं होगा कि जनता जागेगी, जनता जागेगी। जगाने का काम तो विपक्ष का है ना, और विपक्ष कैसे करेगा? बहिष्कार अगर एकमात्र विकल्प रह जाता है तो विपक्ष को करना चाहिए। नोटा का इस्तेमाल मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल कितना होता है और उन आवाजों को कितनी ज्यादा गंभीरता से सुना जाता है कि हम किसी को भी नहीं चुनना चाहते हैं? तो ये तमाम सवाल है। अगर आप इस पर गंभीर चिंतन करना चाहते हैं तो इसका परिणाम जरूर सकारात्मक आएगा। और भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया भर में। जो स्थिति बनी हुई है, शायद पूरी दुनिया को इसी देश से संदेश जाए कि तानाशाही जो है बहुत ज्यादा समय तक स्थिर अवस्था में नहीं रह सकती है। हमारा जो पड़ोस है, रूस देख लीजिए, चीन देख लीजिए, ऑटोक्रेटिक नेशंस क्या हम भी बनना चाहते हैं? अगर अपनी दबे जुबान में तो सभी कहने लगे हैं कि हाँ, हमें पता चल गया कौन भ्रष्टाचार के साथ है, कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन खुलकर आने के लिए विपक्षी दलों को ही तो ठोस तरीके से आगे बढ़ना होगा। और मुझे लगता है कि अगर विकल्प बहिष्कार का है तो क्यों ना इस पर गंभीर चर्चा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि गंभीर चर्चा होनी चाहिए। गर साहब, आपके पास आना चाहता हूं। तमाम हमारे साथियों की बात आप सुन रहे थे, SIR की बात, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में, लेकिन चर्चा पूरे देश में, और सबसे बड़ी चीज़ कि परसों इस पर सुनवाई। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष यहाँ इसका विरोध करते हुए कितना मजबूती के साथ दिखाई दे रहा है, उसका क्या परिणाम आप फोर्सी कर सकते हैं, देख सकते हैं? ज़रा एक पत्रकार होने के नाते आपसे, मैं किसी भविष्यवक्ता के नाते नहीं, पत्रकार होने के नाते आपसे समझना चाहता हूं कि यहाँ वह विपक्ष कितना मजबूत दिखाई देता है पूरा चुनाव आयोग की जब बात आती है, क्योंकि लगातार ये मामला जो है वो विपक्ष उठा रहा है, मगर सफलता मिलते हुए दिखाई अभी तक कहीं नहीं पड़ी। इसलिए देखिए, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये प्रधानमंत्री आयोग है। ये आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें कुछ नहीं है। वो पूरा का पूरा जो जैसे राष्ट्रपति भवन काम करता है कैबिनेट की एडवाइस पर, वैसे ही ये पूरा का पूरा चुनाव आयोग इस समय काम कर रहा है प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाह पर। ऐसा लोगों का या दलों का जो मानना है कि तो इसमें
चुनाव आयोग तो ठीक है, इसमें फैसला मैंने जैसे कहा था कि प्रधानमंत्री को करना है कि ये जो प्रधानमंत्री झुकते हैं कि नहीं, सरकार झुकने को तैयार है कि नहीं। अगर वो नहीं तय होता है, विपक्ष की मांग नहीं मानी जाती है, तो ये मानना चाहिए कि सरकार जो है वो कॉन्फ्रंटेशन चाहती है। और कॉन्फ्रंटेशन चाहती है का मतलब ये है कि उस कॉन्फ्रंटेशन के जरिए देश में कुछ बड़ा करना चाहती है, कोई बड़ी घोषणा करना चाहती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की वो प्रतीक्षा करना चाहती है कि ये ऐसा करें तो हम ऐसा कर देंगे। ये पूरा का पूरा मुद्दा है। संघवी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप गौर करें तो आखिर के क्षणों में तेजस्वी के कॉल पर बात की गई थी, सवाल पूछा गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो उस बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने हालांकि ये कहा कि चूंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए अभी इस पर नहीं कहना चाहिए कुछ भी, पर उन्होंने ये कहा कि आखिर उपाय क्या है और अंतिम उपाय क्या है अगर इतने लोगों को, लाखों लोगों को वंचित किया जाएगा। सिक्किम की आबादी 6 लाख के करीब है और मिजोरम की आबादी करीबन 13 लाख के करीब है। अब आप ये जो आबादी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो 2 राज्य हैं, इन 2 राज्यों में या मेघालय की आबादी कोई 20 लाख की है कि ये इनको पूरे राज्य को कोई वोट देना ही नहीं है या इनकी पूरी आबादी मर चुकी है। ये जो चल रहा है कि और प्रधानमंत्री 10-10 हजार की पॉपुलेशन के देशों में की यात्रा करते हैं और यहाँ 22 लाख पॉपुलेशन को मरा हुआ बता रहा है, या इतने लाखों लोगों को वो वोट से बाहर कर रहे हैं। तो ये दूसरा ये कि जरूर करना चाहिए विपक्ष को बहिष्कार। एक आजादी के बाद बिहार आंदोलन जब चल रहा था 74 में, तब जेपी ने कॉल किया था कि आप सरकार के गलत आदेशों को मत माने, सेना को, पुलिस को कहा था और छात्रों से कहा था कि आप कॉलेजों का बहिष्कार करिए, छोड़ दीजिए कॉलेज। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में गांधी जी ने जो आह्वान किया, कई लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो ये मूवमेंट जो है भारत के इतिहास में, ये कोई एक राज्य के चुनाव का नहीं है। वो कह रहे हैं कि पूरे देश में होने वाला है ये। आप अगर बिहार के चुनाव पर झुक जाते हैं तो फिर आप पूरे देश को उनके हवाले कर रहे हैं, सरकार के और चुनाव आयोग के, यानी किसी व्यवस्था के हवाले कर रहे हैं। चिराग पासवान की आपने बात कही। चिराग पासवान में अगर इतनी ताकत है तो वो सरकार को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? वो उनका विरोध पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार के साथ था। अगर आपको याद हो तो उनकी पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट्स खड़े किए थे, बीजेपी के खिलाफ नहीं किए थे। वो नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाहते हैं। आपने सुना कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ भी कहा हो? उन्होंने कहा मुझे दुख है कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने क्या ये कहा कि मुझे दुख है कि मैं केंद्र सरकार का अभी भी हिस्सा हूं, जिसकी कि जेडीयू हिस्सा है, जिसकी कि प्रदेश में सरकार है। तो चिराग पासवान की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है बिहार के चुनाव को लेकर भी और पॉलिटिकली भी। तो इसलिए वो कुछ कहें, नायडू कह रहे हैं बिहार के चुनाव को लेकर, उन्होंने लिखी है चिट्ठी। आप
बोलिए ना कि हम, अगर आप ये SIR वापस नहीं लेते हैं तो हम NDA को छोड़ देंगे, बोलिए ना आप ऐसा। ये लोग क्या है, ये इनकी पूरी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और कोई इन पर यकीन भी नहीं करता है कि ये, क्योंकि नायडू का पूरा जो कैरियर रहा है वो अपॉर्चुनिज्म का रहा है, इसलिए ये चिराग हों, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, इनको बंगले से किस तरह से निकाला गया था मोदी जी की सरकार में, अगर आपको जी 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 बिल्कुल याद है। उसके फोटो अगर आपके ध्यान में हो तो, रामविलास जी के बंगले से। तो इसलिए ये जो पूरा इस समय है, वो बहिष्कार अगर तेजस्वी कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से घोषणा नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सहमति से ये घोषणा कर रहे हैं। और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस समय देश में एक डिसाइसिव मोमेंट है, निर्णायक घड़ी है, जो पूरी हुकूमत को चेंज करने का जो एक अवसर आया है। जो राहुल गांधी ने कल कहा, जो कहा कि उनको लगता है कि ये मोदी जी में कोई दम नहीं है। वो क्यों कह रहे हैं वो दम नहीं? वो ये मान के चल रहे हैं ये सरकार इस समय सबसे कमजोर स्थिति में है, और जब सबसे कमजोर होती है, जब दिया बुझने लगता है तो सबसे ज्यादा तेज रोशनी फेंकता है। तो ये चूंकि कमजोर हो गई है सरकार, टूटने के कगार पर है, इसलिए ज्यादा आक्रामक दिखेगी आपको। जो आपने देखा एक मैसेजिंग है ये धनखड़ एपिसोड के जरिए बताने का कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अभी भी नियंत्रण है सरकार पर, NDA पर, सांसदों पर। ये एक पूरा, इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें चीज़ों को, तो हमको ये लगता है कि ये जो मोमेंट है, क्षण जो है, वो काफ़ी बड़ा है। गुजरात के विजुअल्स आप देखिए, राहुल गांधी का किस तरह से स्वागत हुआ, लोग खड़े हुए थे सड़कों पर। आपने पहले कभी देखा क्या इस तरह का हो रहा? लोग गुजरात में अगर डिफाई कर रहे हैं तो वो राहुल गांधी का स्वागत नहीं कर रहे हैं, वो मोदी जी के और बीजेपी के टेरर को डिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं तुमको जो करना हो कर लो। ये जो लहर है इस समय, वो अलग किस्म की है। वो 75 के ज़माने का एक जो फीलिंग है कि लोग कुछ सोच रहे हैं कि अरे कुछ बड़ा होने वाला है, होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया, अति हो गई। वो एक फीलिंग अगर है लोगों में तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपने ये जो बिहार में डरे हुए क्यों है, ये जो प्रशांत जी ने वो एक बड़ी बात कही, बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि दूसरे जगहों पर आप वोटर्स जोड़ रहे हैं, यहाँ वोटर्स घटा रहे हैं। तो क्या यहाँ जोड़ने के वोटर्स नहीं मिले क्या आपको? कोई फिगर ऐसा नहीं मिला कि नए वोटर्स इतने जोड़े गए, घटा क्यों रहे? इसका मतलब ये कि आप जब पराजित होने वाले हैं तो आपने स्ट्रेटेजी को बदल दिया है। पराजय साफ दिख रही है तो आपने स्ट्रेटेजी को बदल दिया है, और ये स्ट्रेटेजी डिलिमिटेशन वही है स्ट्रेटेजी कि 2027 तक इस हुकूमत को किसी तरह खींचना है। 26 में सेंसस का काम शुरू होगा, 27 तक डिलिमिटेशन पूरा हो जाएगा। जितने हिंदी भाषी NDA रूल्ड राज्य हैं, वहाँ पूरी की पूरी लोकसभा की सीटें एकदम दुगनी हो जाएंगी।
या बढ़ जाएंगी और साउथ में कम हो जाएंगी, जो स्टालिन का डर है, नायडू का डर है, इनका डर है, रेड्डी का, रेवंत रेड्डी का डर है। वो उनको पॉपुलेशन कंट्रोल की सजा मिलेगी। यहाँ जब सीटें बढ़ेंगी तो ये बीजेपी की स्टेट्स हैं, यहाँ के दम पर आप पाएंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा 27 में और फिर से ये लोग हुकूमत में आ जाएंगे। इस क्षण को छोड़ना नहीं चाहिए। इस क्षण को अगर छोड़ दिया तो ये फिर वापस देश की जिंदगी में नहीं आएगा। ये है मामला। ये डू और डाई का मामला है। ये कोई सोचेंगे, करेंगे, हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मान लो फेवर में कर दे इलेक्शन कमीशन के, मान लीजिए हाइपोथेटिक, तो आप पूछ लीजिए पैनलिस्ट से कि अगर भाई सुप्रीम कोर्ट कर दे तो फिर क्या करना चाहिए, तो क्या जवाब देंगे? जैसे आप किसी बहस में ये पूछ लें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इलेक्शन कमीशन SIR के पक्ष में आ जाए तो बताइए प्रशांत जी क्या करना चाहिए विपक्ष को, तो क्या जवाब देंगे प्रशांत जी? क्या देना चाहिए जवाब? हाँ, मुझसे पूछिए, मैं कहूँगा कि वो फैसला नहीं मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल जी, ये मैं कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। देखिए गर्ग साहब, यहाँ पे मैंने उस वक्त भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान ने इतना ताकतवर सुझाव देने के लिए नहीं बनाया है। तो इसलिए ये जो मोमेंट है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि डिसाइसिव मोमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमारा बिहार की जनता का कॉन्शियस ये कहता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर हमको सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है तो हम अपनी मर्जी का करेंगे, उसमें क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गर साहब। ये एक गंभीर चर्चा का विषय है और सोमवार का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन उस शाम को शायद बहुत सारे सवालों का जवाब, और जो सवाल अभी कर रहे थे गर साहब कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है इलेक्शन कमीशन के पक्ष में तो फिर आगे क्या करना चाहिए, जिसका जवाब शायद ऐसी नौबत ना आए कि मैं ये सवाल पूछूं एंकर होने के नाते, शायद सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ और सवाल पूछने का आदेश आ जाए। लेकिन एक गंभीर बात प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने जो अधिकार दिया है उसमें सजेशन से ज़्यादा फैसले देने का अधिकार दिया है। इंतज़ार रहेगा फैसले का भी कि फैसला और सजेशन। गर साहब कुछ कह रहे हैं? जी जी ने यही कहा जी जो जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बात ही यह है कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना चाहिए था तो उन्होंने सलाह दे दी कि आप कंसिडर करिए वोटर आईडी को, राशन कार्ड को, आधार को। डायरेक्शन नहीं दिया। भाई आप जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के मामले में सलाह दे दी कि आप विचार करिए कि चीफ जस्टिस भी हो सकता है, उन्होंने कहा नहीं करना हमको। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? हम देश की जनता ही पूछ रही है ना कि आप कोई सलाहकार संपादक तो है नहीं, आप तो एडिटर इन चीफ हैं। राजीव रंजन श्रीवास्तव चीफ एडिटर है, एडिटर इन चीफ है, कोई सलाहकार संपादक तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट कोई सलाहकार संपादक थोड़ी है कि उनकी जो उनसे पूछ रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं अखबार वालों को या संपादक को। जी फैसला लीजिए कि ये खबर छपनी है कि नहीं छपनी है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप।
गंभीर चर्चा और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बातें और बहुत कुछ अभी इससे बहुत सारे सवाल उपज के अभी हैं जो रख रहा हूं अगली चर्चा के लिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा ले चुका हूं। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी, नेहा जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, अमलिंदु जी और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। आप तमाम साथियों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद कुमार जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, ज्योति जी हैं, भीम मुर्मू जी हमारे साथ हैं और स्वीट हैं ज्योति जी, शिव कुमार पारिक भी हमारे साथ, दीपक शर्मा जी हैं। तमाम साथियों मैं समझ रहा हूं कि बहुत लंबा वक्त आप लोगों का ले लिया, लेकिन बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोग जुड़ते हैं और लगातार बने रहते हैं, कमेंट लिखते हैं, कमेंट के जरिए बहुत सारी बातें हम लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होगा मंडे, सोमवार का दिन। उधर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मुद्दों पे चर्चा होगी। एक चर्चा जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले पे होगी और दूसरी चर्चा इसी SIR पे होगी जो बिहार में जिसको लेकर मामला सियासी तौर पे ही नहीं बल्कि जनता भी जो है वो सड़कों पे अभी कुछ दिनों पहले आई थी और लगातार इसका विपक्ष विरोध कर रहा है। देश किस दिशा में जाएगा सियासी तौर पे भी और नॉर्मल वे में भी, सामान्य तौर पर भी, ये सब कुछ शायद हम लोग सोमवार शाम तक कुछ इसका आकलन कर पाएं। आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। आप तमाम साथी भी गुड नाइट लिख रहे हैं, मैं भी अब गुड नाइट कहता हूं आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा न्यूज़ पॉइंट में कुछ ऐसी ही गंभीर बातों के साथ, मसलों के साथ और कुछ ऐसी ही गंभीर पैनलिस्ट साथियों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़िए और देखिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।